Hello students, welcome to iExamB. This is Sonal Siklani. So IBPS CFO 2024 को जो भी स्टूडेंट्स टारगेट कर रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए iExamB जैसे हमेशा तैयार रहता ही है। उसी तैयारी में आपको तैयारी करवाने में हम लेके आए हैं आपके लिए एक सीरीज जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने राइट फ्रॉम 2018 से लेके 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस कर दिए हैं ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पे जा करके आप चेक कर सकते हैं इन्हें। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज 2023-24 यानी कि इसी साल जो जनवरी में मेंस का पेपर हुआ था वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और कैसे क्वेश्चंस इस साल आ सकते हैं उसका थोड़ा अंदाजा लगाने के लिए। ठीक है, सो 60 क्वेश्चंस रहेंगे 60 मार्क्स के और 45 मिनट्स में ये करना होता है, जैसे कि सारे ही हमारा पैटर्न रहा है अभी तक। ठीक है, ऑल्सो अगर आपको ये चाहिए कि आप खुद से ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप साइट पे जा करके iExamB की साइट पे जा करके फ्री में आपको यहाँ पर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। आप यहाँ जा करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। iExamB की साइट पे 3 मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है, बाकी के लिए आपको एक मिनिमल अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है दैट इज अबाउट द 2023-24 का क्वेश्चन पेपर AFO का। ऑलराइट, सो हियर वी बिगिन। यहाँ पर आपको 2 मोड दिए जाते हैं, नॉर्मल मोड और एग्जाम हॉल मोड। जिसमें भी आपको देना है आप दे सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। That is with the first question, that is which of the following is a photoblastic seed? Photoblastic seed क्या होता है? एक ऐसा सीड जिसको कि सनलाइट या लाइट की जरूरत पड़ती है in order to germinate। तो ये हमारा यहाँ पर लेट्यूस है। ठीक है, तो यहाँ पर फोटोब्लास्टिक सीड्स। अच्छा, फोटोब्लास्टिक में भी वी हैव पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक एंड नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक। पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक जिनको चाहिए होती है लाइट, नेगेटिवली फोटोब्लास्टिक जिनको लाइट अगर मिल गई तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज सेकेंड क्वेश्चन इज चिताला चिताला इज द स्टेट फिश ऑफ। नाउ दिस इज द साइंटिफिक नेम चिताला चिताला। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम होता है दैट इज इंडियन फेदरबैक और ये आपके उत्तर प्रदेश की स्टेट फिश है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट थर्ड हमारे क्या होता है, NPK होते हैं। उसके बाद फोर्थ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दैट इज योर सल्फर एंड इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑयल सीड्स, क्योंकि ऑयल सीड्स में इसकी जरूरत पड़ती है, साथ ही साथ पल्सेस में भी पड़ती है, क्योंकि अमीनो एसिड्स में सल्फर प्रेजेंट होता है आपका सिस्टीन वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4 द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना दैट इज PM कुसुम है ये। ठीक है, जो कि मार्च 2019 में लॉन्च हुई थी। इसमें पूछा गया है कि वहाँ पर जो फार्मर्स को सोलर पंप को इंस्टॉल करने होते हैं उसमें सब्सिडी कितनी दी जाती है। ठीक है, तो इसके मेनली 2 कंपोनेंट हैं, जैसे 3 कंपोनेंट भी होते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट है उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो सोलर पैनल हैं उसको लगाने के लिए दी जाती है पैसे बाय द गवर्नमेंट, सब्सिडी दी जाती है। सेकेंड हमारा जो कंपोनेंट होता है उसमें सोलर पंप इंस्टॉल करने के लिए सब्सिडी दी जाती है। तो यहाँ पर अराउंड आपकी 60% की सब्सिडी दी जाती है, बाकी 30% एज अ लोन दिया जाता है एंड ओनली 10% जो है वो फार्मर या फिर जो भी एक प्रोड्यूसर है जो इंस्टॉल करना चाहते हैं सोलर पंप, उसको सिर्फ 10% ही बियर करना पड़ेगा खुद से। ठीक, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 दैट इज हाउ मच मंथली पेंशन इज फिक्स्ड अंडर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना फॉर फार्मर्स। ये जो भी फार्मर्स होते हैं आपके स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, उनकी जब 60 ईयर्स की एज हो जाती है उसके बाद उनको पेंशन देने के लिए ये योजना शुरू करी गई थी। और इसमें कितनी मंथली पेंशन मिलती है दैट इज 3000 पर मंथ पेंशन मिलेगी। ठीक है, next is question number 6 that is when fishes are reared along with plants filtering water for the fishes and fishes provide organic matter to the plant, किस टाइप का ये कल्चर कहा जाता है? दिस इज एक्चुअली द aquaponics culture. Alright, next is question number 7 that is deterioration of
और लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब एक कोई लैंड एरिया है जिसको हमने थोड़ा डिग्रेड कर दिया, कैसे पॉल्यूशन पॉलिटेंट्स ऐड करके, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो चुकी है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 वी हैव दैट इज अकॉर्डिंग टू क्रीडा हाउ मच इज द डेप्थ ऑफ डीप प्लोइंग। सो डीप प्लोइंग, क्रीडा कहाँ पर है, हमारा हैदराबाद में है। इसने अलग अलग जो प्लोइंग के डेप्थ होते हैं उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया है। तो डीप प्लोइंग में 25 to 30 सेंटीमीटर है, वेयर एज आपका जो शेलो प्लोइंग होती है दैट इज 5 to 10 सेंटीमीटर, और मीडियम वाला 15 to 20 सेंटीमीटर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डाउनी माइल्ड्यू जीनस in which the secondary and tertiary branches are formed at the right angles। तो ये आपका प्लाज्मोपोरा जो होता है, प्लाज्मोपारा, उसमें राइट एंगल्स में ब्रांचिंग निकलती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इज टोमेटो डैम्पिंग ऑफ इज कॉज्ड ड्यू टू। सो टोमेटो में डैम्पिंग ऑफ किस वजह से होती है, फंगस की वजह से। इट्स अ फंगल डिजीज दैट वी सी इन टोमेटो। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 दैट इज टाइप ऑफ प्लांट बर्डिंग इन विच द स्मॉल पैच, यानी कि हमारा जो सायन है वहाँ से हम एक स्मॉल पैच के शेप में अपना बर्ड निकालेंगे, और जो रूट स्टॉक है उसमें भी पैच के शेप में कटिंग की जाती है, और फिर ये जो सायन है इसको रूट स्टॉक पे के ऊपर लगा देते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज द पैच बर्डिंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉलीएम्ब्रियोनिक वेराइटी ऑफ मैंगो। सो जनरली आपकी जो नॉर्दर्न वेराइटी होती है, नॉर्थ इंडिया की जो वेराइटी होती हैं वो मोनोएम्ब्रियोनिक होती हैं, और जो साउथ इंडियन वेराइटीज़ होती हैं वो जनरली आपकी पॉलीएम्ब्रियोनिक वेराइटी होती है। तो यहाँ पर यही पूछा गया है कि मोनोएम्ब्रियोनिक वेराइटी इसमें से कौन सी है। सो चौसा है, ठीक है, और सारी क्या है आपकी पॉलीएम्ब्रियोनिक, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो निकलेगा फ्रॉम द सीड। क्वेश्चन नंबर 13 दैट इज विच वेराइटी ऑफ पैडी इज नोन एज मिरेकल राइस। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन आ गया था उसमें। तो मिरेकल राइस क्या है, IR8 को कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पे APC, सो इट इज़ IR8। अगर इंडियन हम लेवल पे देखें इंडिया में तो इट इज़ जया, जो इसको मिरेकल राइस कहते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे ये ज़्यादा हाईलाइट हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ मच इज द शीप जेस्टेशन पीरियड, यानी कि शीप का जो पूरा प्रेगनेंसी का पीरियड होता है वो कितना होता है। सो इट इज 147 ± 3 days, ठीक है, प्लस माइनस हो सकते हैं 3 दिन। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 एनिमल साइंस। इन एनिमल साइंस या एनिमल हस्बेंड्री में स्टैग टर्म हम किस लिए यूज करते हैं, तो ये होता है बेसिकली कैस्ट्रेटेड मेल पिग, ठीक है, कैस्ट्रेटेड मेल पिग, यानी कि ऐसा मेल पिग विच इज नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस बिकॉज कैस्ट्रेशन उनमें कर दिया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 XC2 ग्रीन मैन्योरिंग कैन बी डन बाय। सो XC2 यानी कि हम बाहर से ग्रीन मैन्योर क्रॉप लेके आ रहे हैं, फिर ग्रीन मैन्योर जो लीव्स हैं वो लेके आ रहे हैं, तो इसमें से आपका जो सुबबूल है उसमें होता है। देखो और क्या है, हमारे सेसबेनिया ढैंचा जो है इसमें आप इन-सीडू ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हो, लेकिन सुबबूल का पेड़ होता है, तो पेड़ को तो आप अपने फील्ड एरिया में ला करके उसको कट नहीं करेंगे, बल्कि हम उसकी लीव्स जो है वो दूसरी जगह से अपनी फील्ड एरिया में लेके आएंगे। सो इट इज कॉल्ड एज द XC2 ग्रीन मैन्योरिंग। Next is question number 17 that is which rhizobium strain is used in lentil। So lentil के केस में it is rhizobium leguminosarum जो कि यूज किया जाता है for producing the root nodules। Question number 18 which trap crop is trap crop for red hairy caterpillar in groundnut। So groundnut के साइड में हम फील्ड एरिया के चारों तरफ हम कौन सी ट्रैप क्रॉप लगाएंगे। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव काउपी, जो कि एक सेकेंडरी होस्ट की तरह आप बोल सकते हो प्रोवाइड करता है। इट्स काइंड ऑफ सेकेंडरी होस्ट फॉर रेड हेयरी कैटरपिलर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रीज ग्रोन इन एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग में क्या होता है, बीच में हम अपनी मेन क्रॉप ग्रो करते हैं, साइड में वी हैव ट्रीज ग्रोइंग, ठीक है। सो ऐसी ट्रीज में नाइट्रोजन फिक्सेशन होना चाहिए ताकि वो क्या करें और अच्छा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं। सो इट कैन बी अ डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ट्रीज ग्रोइंग। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 दैट इज द प्रैक्टिस इन विच
द प्लांट्स आर ग्रोन टू एक्सट्रैक्ट वाटर फ्रॉम एरिया ऑफ शैलो वाटर टेबल, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर वाटर टेबल काफ़ी शैलो है, बहुत हाई है, तो वहाँ पर आप बोल सकते हो तो एक तरह का स्वैम्पी लैंड एरिया बन रखा है। तो ऐसे लैंड एरिया में हम चाहेंगे कि यहाँ का वाटर टेबल लो हो जाए, और इसके लिए हम वहाँ पर इस तरह के प्लांट्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यूकेलिप्टस है, जिनका ट्रांसपिरेशनल रेशियो, ट्रांसपिरेशन रेट बहुत हाई है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बायो ड्रेनेज कहते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21, मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज इज अ प्रोमिनेंट डिजीज ऑफ द कैटल, एंड ये होता है आपके प्रायंस की वजह से। ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट परफॉर्म ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन रिस्पेक्टिवली। सो फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस क्या होती हैं, एक तरह की रिएक्शंस यहाँ के एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देयर इज एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज गोइंग ऑन, ठीक है। एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन में इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एटीपी इज फॉर्मिंग। तो यहाँ पर बेसिकली ये क्या है, एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इट इज ट्रैवलिंग, एंड दैट्स व्हाई वी हैव द एटीपी का फॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ सॉइल रिलेटेड विद द ओरिजिन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। सो हमारी जो सॉइल है, सॉइल साइंस की दो ब्रांचेस हैं। एक ब्रांच है पीडोलॉजी, जिसमें कि हम पढ़ते हैं अबाउट द सॉइल क्लासिफिकेशन, ओरिजिन, वो सब पढ़ते हैं। और दूसरा होता है जिसमें कि हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्लांट, सो दैट इज एडाफोलॉजी। यहाँ पर क्या पूछा गया, ओरिजिन और क्लासिफिकेशन, सो दैट इज पीडोलॉजी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, क्यू, क्वीन एंड मॉरिशस आर द वेराइटीज ऑफ, दीज आर द वेराइटीज ऑफ पाइन एप्पल। ऑलराइट, next is question number 25, an organization which is related to export and post harvest management, development of fishes and aquaculture products in India, यानी कि इंडिया में ये जो भी हमारी फिशेस वगैरह होती हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, एक्वापॉनिक्स की वजह से, एक्वापॉनिक्स के थ्रू या फिर एक्वाकल्चर के थ्रू जो भी मेराइन आपका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, मेरीन प्रोडक्शन हो रहा है या फिर इनलैंड भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, वो उसका सबका एक्सपोर्ट कौन देखता है, सो दैट इज योर एम्पेडा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज योर लिंट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग हाउ मेनी सीड्स ऑफ कॉटन। सो कॉटन में आपके जो 100 सीड्स हैं उनको हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द लिंट इंडेक्स। लिंट इंडेक्स हमें क्या शो करता है कि कितने सीड से कितना लिंट निकल रहा है, कितना फाइबर निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द आइसोलेशन डिस्टेंस इन केस ऑफ सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन पर्ल मिलेट। सो पर्ल मिलेट में अगर हमें सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन करना है तो वहां पर आइसोलेशन डिस्टेंस रखना पड़ेगा 200 मीटर का, ठीक है, फ्रॉम वन field area to the another field area that we have. Next is question number 28, which of the following is प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का एक्सक्लूजन, ठीक है। तो किस केस में आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा फार्मर को, तो अगर वॉर चल रहा है या फिर किसी ने एनिमिटी की वजह से, किसी ने दुश्मनी की वजह से एक इंसान ने दूसरे फार्मर के यहाँ आग लगा दी या फिर उसकी क्रॉप को खराब कर दिया, तो उस केस में इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलता है। और सारी जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल अगर फायर लग गई, स्टॉर्म आ गया, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो उसमें इंश्योरेंस का पैसे मिलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, वी हैव इन विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल ऑफ पेस्ट इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पेस्ट, ठीक है। सो कौन सा हमारा एक लेवल ऐसा आ जाता है जहाँ पर आपका कंट्रोल, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए या फिर पेस्ट को मैनेज करने के लिए भी उतनी कॉस्ट लगेगी, ठीक है, तो और हमारा मैनेजमेंट करने के लिए भी उतनी पैसे लेंगे, तो दैट इज योर इकोनॉमिक इंजरी लेवल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, इट इज लोकेटेड इन लखनऊ में ये लोकेटेड है, ऑलराइट। Question number 31, that is National Research Center for Integrated Pest Management, तो ये आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 32, द एबिलिटी ऑफ सॉइल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन विदाउट क्रैकिंग, यानी कि कोई भी हमारी सॉइल है उसमें हमने
उसमें एट अ सर्टेन टेम्परेचर या एट सर्टेन मॉइस्चर लेवल उसको हम कितना डिफॉर्म कर सकते हैं जिससे कि उसमें डिफॉर्म भी हो जाए सॉइल और क्रैकिंग भी ना आए. सो दैट डिफाइंस व्हाट प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल. जो कि आपकी जितनी भी सैंडी सॉइल हैं उनमें कम होती है प्लास्टिसिटी और क्लेई सॉइल में कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है एट अ पर्टिकुलर मॉइस्चर लेवल. Question number 33 is chloride cells are present in which part of teleost fishes? So जो teleost fishes होती हैं उनकी gills में there are chloride cells and they help in maintaining that osmotic जो gradient है उसको maintain करने में help करता है. Next is question number 34. Albumin part comprises of what percentage of your fowl egg by weight? So हमारा जो एग होता है उसमें आपने देखा होगा एक अंदर का योक पार्ट होता है येलो कलर का एंड वी हैव देन एल्ब्यूमिन पार्ट और फिर बाहर का जो शेल है. तो बाहर का जो शेल होता है दैट कंप्राइजेस ऑफ अराउंड 10%. अंदर का एल्ब्यूमिन इट इज अराउंड योर 60%. ठीक है. एंड बाकी का जो बचा अंदर का योक दैट वी हैव अराउंड 30%. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. Floor space required for a cow in a covered space in square feet. So covered space में अगर है तो around 40 to 45 square feet का एरिया उसे चाहिए होता है किसी भी ये काउ को. ठीक है. एंड ओपन वाले फील्ड में it will be more than that. Question number 36 is unit of specific leaf area. जो एक लीफ एरिया को हम कैसे मेजर करते हैं? It is measured in the terms of your कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है. ठीक है. कितना हमारा मीटर स्क्वायर है पर केजी ऑफ योर लीव्स. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 37 दैट इज विच केमिकल डेवलप्ड ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन ऑफ टी इम्पार्ट्स द ब्लैक कलर ऑफ टी. सो टी में जब आप चाय पकाते हैं तो उसमें कलर ब्लैक जो कलर होता है वो किस वजह से आता है? दैट इज ड्यू टू द थियोफ्लेविन दैट इज प्रेजेंट देयर. Right. Question number 38. Alteration of amino acids in sequence without altering the protein function. यानी कि कोई हमारा डीएनए का सीक्वेंस है उसमें एमिनो एसिड्स में चेंजेस आ गए लेकिन प्रोटीन जो फॉर्म हो रहा था वो सेम ही बनेगा. तो इस तरह के जेनेटिक म्यूटेशन को हम साइलेंट जेनेटिक म्यूटेशन कहते हैं. यानी कि कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है, साइलेंटली वो चेंज हो गया बट हमें प्रोटीन का जो एमिनो एसिड्स फॉर्म हुए हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा. ओके. क्वेश्चन नंबर 39. ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द लोअर मोस्ट नोड्स स्पेशली इन सीरियल्स. तो सीरियल्स में आपको पता ही है कि नीचे से क्या ब्रांचेस तो इसमें निकलती है नहीं लेकिन नीचे से क्या निकलते हैं? टिलर्स निकलते हैं. ठीक है. सो अनलाइक ब्रांचेस जो ऊपर स्टेम के एक थोड़े ऊपर जा कर के राइज होती है, टिलर्स कहाँ से होते हैं? फ्रॉम द बेस ऑफ द पार्ट से मतलब फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम ही ये निकलने लगते हैं. क्वेश्चन नंबर 40 इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ ट्री इज पोर्टेबल एंड डज नॉट यूज पाइथागोरस थ्योरम. सो जनरली जो आपने देखे होंगे इंस्ट्रूमेंट्स फॉर यूजिंग द हाइट ऑफ अ ट्री those are called as hypsometer and hypsometers are based on now we have different kinds of hypsometer. कुछ आपके hypsometer पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड होते हैं और कुछ होते हैं सिमिलर ट्राइंगल का जो प्रॉपर्टी है उसके बेस्ड. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 41 दैट इज मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी इन ब्रोकोली. सो ब्रोकोली या फिर आपके कॉलीफ्लावर जो है इनमें कभी भी मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी होती है तो विपटेल आपको देखने को मिलेगी. Question number 42 is which among the following is not the main function of lubricating oil? So lubricating oil friction reduce करता है, wear and tear भी reduce करता है. ठीक है. heat भी ये एक बार को बाहर निकालता है from piston लेकिन it does not maintains the temperature of the engine. That's not the function of lubricating oil. Question number 43 we have dog rich is the root stock of. सो ये आपका एक ड्रॉट एंड सैलिनिटी रेजिस्टेंट रूट स्टॉक है ग्रेप्स के केस में. ठीक है. जब ग्रेप्स में हमें क्या करना पड़ता है? ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है तो वी टेक अ रूट स्टॉक एंड द साइन फ्रॉम द डिजायरेबल कल्टीवर.
Question number 44, that is a new sub-scheme under PM Kisan Sampada scheme which aims to build the infrastructure including pre-cooling, weighing, sorting, grading and waxing facility at the farm level. It also includes multi-product, multi-temperature uh, cold storages and packaging facilities across the supply chain. तो ये आपकी इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन इन वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आपका इसमें एडिशन हुआ था, न्यू सब स्कीम बनी थी. क्वेश्चन नंबर 45 वी हैव द रेशियो ऑफ यील्ड ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट टू टोटल नंबर ऑफ क्वांटा यूज्ड इज कॉल्ड एज. सो ये हमारी क्वांटम यील्ड कहलाती है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 46 इज रिमूवल ऑफ स्मॉल बड्स टू ऑब्टेन द बिगर फ्लावर इज कॉल्ड एज. तो इसको हम कहते हैं डिसबडिंग. मतलब ये जनरली आपके जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें, ताकि हम छोटे छोटे जो फ्लावर्स हैं, छोटे छोटे जो नए बर्ड्स आ रहे हैं उनमें एनर्जी ना जाए प्लांट की, और जो हमारे दूसरे ऑलरेडी फ्लावर जो डेवलप कर रहे हैं वो उनका साइज और बड़ा हो, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिसबडिंग कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 इज अरोमा इन राइस अकर्स ड्यू टू विच केमिकल. सो यहाँ पर आपका होता है 2-एसिटाइल-1 पायरोलीन. ठीक है. ये एक तरह का आपका केमिकल है जो कि बासमती राइस में उसके जो कैरेक्टरिस्टिक खुशबू है वो देता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज न्यूट्रॉन मॉइस्चरोमीटर एज अ न्यूट्रॉन सोर्स. सो यहाँ पर हमारे पास होता है इमरीशियम एंड बेरिलियम. ठीक है. इमरीशियम एंड बेरिलियम are two neutron source and these are actually radioactive substances that are used in different आपके products, they are different आपके instruments जो होते हैं वहाँ पर use किया जाता है, and इसलिए इनको moisture measure करने के लिए, जब हमें soil में moisture measure करना होता है उसके लिए भी हम use करते हैं. Question number 49. The mating of animal with wider degree of relativity than selective for close breeding is called as. यानी कि क्लोज ब्रीडिंग या इनब्रीडिंग में ही इस तरह का हमारा एक मेथड जहाँ पर हम बहुत क्लोजली रिलेटेड जो आप बोल सकते हो इंडिविजुअल हैं उनको मेट नहीं करवा करके थोड़ा जो डिस्टेंट रिलेटिव होते हैं जैसे कि कजन्स हो गए, तो कजन्स की जब हम मीटिंग करवाते हैं, सो दैट कम्स अंडर योर लाइन ब्रीडिंग. क्वेश्चन नंबर 50 दैट इज after doing workout which drink is used for adding protein, minerals and adding hydration muscle buildup. So आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो जिम भी जाते हैं, तो जिम जाने के बाद क्या है, they consume whey protein that helps in, एक तो जो बॉडी का डिहाइड्रेशन हो जाता है उसको थोड़ा कम करने के लिए, साथ ही साथ मसल बिल्डअप करने के लिए. तो मसल्स में बेसिकली क्या होता है, प्रोटीन होता है, एंड वे प्रोटीन इज लाइक easily digested and easily assimilated in the body, so that's why whey protein is used. Next is question number 51 that is crushed ear curds, that is CTC. ठीक है, शॉर्ट में इसको CTC भी कहते हैं. एक तरह की आपकी प्रोसेसिंग की एक आप बोल सकते हैं कि स्टेप होता है प्रोसेसिंग का, जो कि टी में यूज़ किया जाता है. ठीक है. सो टी का आपने देखा होगा कि उसको हम हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसकी में क्योरिंग की जाती है. सो दैट इज़ वन काइंड ऑफ प्रोसेसिंग, क्योंकि डायरेक्टली टी तो हम यूज़ नहीं कर सकते. जो आप मार्केट में आपको जो टी मिलती है दैट इज़ थ्रू द प्रोसेस्ड. ठीक है. सो CTC क्रश्ड ईयर कर्ड, इसमें प्रोसेसिंग की जाती है. क्वेश्चन नंबर 52. In which type of planting are seedling planted close to each other, that is spacing is kept lower than the normal spacing. Normal spacing अगर हमारी है suppose है वहाँ पर 15 to 50 सेंटीमीटर की, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, 50 ना करके हम 20 to 20 की सेंटीमीटर की स्पेसिंग रख रहे हैं. तो इसको हम क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी प्लांटिंग कहते हैं, HDP. क्वेश्चन नंबर 53. एपिजियल जर्मिनेशन occurs in which crop? So we have basically दो टाइप के जर्मिनेशन होते हैं, हाइपोजियल एंड एपिजियल. ठीक है. हाइपोजियल में जो कॉटिलेडन्स होती हैं वो ग्राउंड के अंदर ही रहती है, वेरएज एपिजियल में जो कॉटिलेडन्स होती हैं बाहर निकल के आ जाती है. ठीक है. सो आपके जितने भी ये क्रॉप्स है, वीट, राइस, मेज, जितने भी
मोनोकॉट्स होते हैं उन सब में आपकी हाइपोजियल, जो ग्रासेस होती हैं उन सब में क्या है, हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। मैंगो में भी हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। सोयाबीन है जिसमें एपिजियल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 52, पीएफ वैल्यू ऑफ हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट है। सो इट्स बेसिकली जो वाटर होता है हमारा, तो वाटर के अलग अलग आपके कॉन्स्टेंट्स हमने देखे हैं, सॉल्ट वाटर, ठीक है। तो जनरली हम उसको बार में मेजर करते हैं, बट एक दूसरी वैल्यू भी होती है, दैट इज पीएफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट पूछा गया है जब वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर अराउंड द सॉइल पार्टिकल्स रहता है, तो उस टाइम पे जो इसकी पीएफ वैल्यू होती है दैट इज 4.5। क्वेश्चन नंबर 55, दैट इज पाइसिलोमाइसिस लिलेसिनेंसिस, ठीक है। इट्स अ केमिकल यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ, सो ये कंट्रोल नेमेटोड को कंट्रोल करने के लिए हम डालते हैं सॉइल में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, a set of indicators or properties required to characterize soil quality or soil function is known as। तो सॉइल की क्वालिटी हम कैसे चेक करते हैं, थ्रू द सॉइल क्वालिटी इंडेक्सेस में अलग अलग आपके इंडिसेस होते हैं, इट टेल्स कि कोई सॉइल कितनी हेल्दी है। क्वेश्चन नंबर 57, दैट इज टाइम इन मिनिमम in minutes required to kill a known population of microorganisms under certain condition at given lethal time। यानी कि कोई एक हमारा एक्सपेरिमेंटल जहाँ पर हम सेटअप रखते हैं वहाँ पर हम चेक करते हैं कि किसी एक मतलब एक सर्टेन कंडीशंस में आपका कितना टाइम लग रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन की, हाफ पॉपुलेशन को हम किल कर देंगे, ठीक है। सो उस कितना टाइम हमें लगता है, that is our F value। क्वेश्चन नंबर 58, ooze test is used for the detection of। तो ooze test में आपने देखा होगा कोई भी हमारा जो प्लांट है जिसमें हमें देखना है कि बैक्टीरियल डिजीज है या फिर वायरल या फिर कोई और वजह से, तो उसमें हम प्लांट का एक जो पार्ट है, लीव्स का एक पार्ट हम निकालते हैं, कट करते हैं और उसको हम वाटर में डाल देते हैं। तो वाटर में अगर टर्बिडिटी आती है दैट मीन्स वी हैव द बैक्टीरियल ग्रोथ, ठीक है। तो ये डिजीज किस वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। जो टर्बिडिटी आती है दैट इज बेसिकली बैक्टीरिया के स्पोर्स ही बाहर निकल के आते हैं, एंड दैट टेस्ट इज नोन एज योर ooze टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज ए फर्टिलाइजर ट्री। फर्टिलाइजर ट्री क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। सो दैट इज ग्लाइरिसीडिया, एक टाइप का आपका ट्री है जो कि रूट में नोड्यूल्स बना करके रखता है, एंड दैट हेल्प्स इन योर नाइट्रोजन फिक्सिंग एंड इंक्रीजेस द फर्टिलिटी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, वी हैव द माइक्रोब्स एडेड टू द सॉइल टू डिक्रीज द लेवल ऑफ कंटामिनेंट्स फ्रॉम रूट एरिया ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज। सो इस तरह की आपकी जो प्रोसेस होती है जहाँ पर हम एक्स्ट्रा माइक्रोब्स डाल रहे हैं सॉइल में सो एज टू इंक्रीज द लाइक फर्टिलिटी या फिर डिक्रीज करने के लिए जो भी कंटामिनेंट्स हैं उनको, ठीक है। सो इसको हम बायो ऑगमेंटेशन कहते हैं। सो दीज वर द क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशंस। ये लास्ट ईयर का जो पेपर था उसमें पूछे गए थे। आई होप इसको देख करके आपको थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं इस बार एग्जामिनेशन में, और आप उस तरह से ही अपनी प्रिपरेशन करेंगे। किसी भी तरह का अगर आपको इसमें डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको मॉक टेस्ट देने हैं इसी तरह के, आप iExamBee की साइट पे जाकर के जो फ्री में आपको 3 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं वो जा करके आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। Thank you for watching this. Thank you and have a nice day.